नमस्कार। मैं आचार्य रंजना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे सूर्य का मेष राशि में जो गोचर हुआ है उसके बारे में कि अगर मेष राशि में कोई दूसरा ग्रह, जैसे अब किसी का बुध बैठा है, किसी का शुक्र बैठा है, किसी का शनि बैठा है, तो अलग अलग ग्रहों पर मेष राशि में सूर्य का गोचर का क्या प्रभाव होगा। जहाँ हर ग्रह का तो अपना प्रभाव होगा ना, जिंदगी अलग अलग दिशा देती है। तो केवल सामान्य प्रिडिक्शन नहीं है ये, बल्कि हर एस्पेक्ट, जैसे कारक का, तत्व का, मन का, शरीर का, रिश्ते का, फेम का और स्पिरिचुअल ग्रोथ का, सबको जोड़ करके एक डीप एनालिसिस दिया है। तो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है यह गोचर आपकी जिंदगी को टर्निंग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकता है। अब बात करते हैं मेष लगन में केतु अगर स्थित हो और सूर्य का गोचर मेष राशि में हुआ है, तो यह आत्मा, सूर्य को हम आत्मा से देखते हैं और मोक्ष से देखते हैं। केतु वैराग्य का कारक है, कटिंग देता है यह। तो इन लोगों का दोनों का मिलन हुआ, जैसे केतु पहले से है और सूर्य का गोचर हो गया, तो ये काफी गहरा संयोग बनाता है। सूर्य यहाँ उच्च होकर के आत्मबल को, पहचान को, पिता को, आत्मा को और ऑथोरिटी को सक्रिय करता है, जबकि केतु इन सब चीजों में डिटैचमेंट दे देता है और इनर शिफ्ट लेकर के आता है। तो व्यक्ति बाहर से तो कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन अंदर से मैं कौन हूँ ये तलाशता रहता है। जैसे गहरी कोई खोज शुरू हो गई हो, उस तरह से इंसान सोचने लगेगा जब सूर्य का ट्रांजिट केतु पर होगा। तो कारक तत्व के अनुसार जो है सूर्य पिता और सम्मान का कारक है, किंतु केतु जो है पास्ट लाइफ कर्मा से जोड़ता है इसको, इसलिए पिता और पितृपक्ष से या फिर नाना नानी को भी देखते हैं। तो नाना नानी से जुड़े कार्मिक इवेंट जो है अचानक हो सकते हैं, अचानक उनको फेम मिल सकता है, रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, या फिर स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन बहुत बढ़ता है जब केतु सन केतु पर ट्रांजिट करता है। जैसे मेडिटेशन है या ऑकल्ट है, वो उसकी गहराई तक की सोच देता है। केतु को अकल्ट से भी जोड़ते हैं और सूर्य जहां भी ट्रांजिट करता है वो टॉर्च जला देता है, मतलब उस ग्रह को एक्टिवेट कर देता है, काम करने पर मजबूर कर देता है। और साथ में जो ग्रह का भाव है उसको भी एक्टिवेट कर देता है। तो मैं ग्रह के भाव भावेश का तो वीडियो पहले बना चुकी हूँ, अब ग्रहों का बता रही हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में काफी कंफ्यूजन होता है और डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है। आप जो काम कर रहे हैं या जो आपकी सोच है वो काफी चेंज होगी और इम्पल्सिव डिसीजंस जो है वो काफी संभव दिखाई देता है। प्रेम संबंधों में दूरी हो सकता है, इंटरेस्ट काफी कम हो सकता है आपका प्रेम में, फिर अचानक टूट भी सकता है। केतु ब्रेक का कारक है, सबसे बड़ा कारक जो है वो केतु ही होता है ब्रेक का। तो सोशल इमेज में भी अनस्टेबिलिटी को लेकर के आ सकता है। हेल्थ में पित्त बढ़ेगा, क्योंकि केतु भी गर्म प्लेनेट है और सूर्य भी गर्म प्लेनेट है। तो अगर दोनों, मेष राशि खुद अग्नि तत्व का है, तो जब तीनों मिलेंगे तो केतु के कारण और सूर्य के कारण जलन भी हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है और नर्वस का भी इम्बैलेंस हो सकता है। एसिडिटी या किसी तरह की कोई इंजुरी, जैसे सुई लगना, टांके लगना या फिर उस तरह का कुछ भी, स्पाइन में पेन होने लगना, इस तरह का देता है। इसके अलावा सूर्य जो है वो आंखों का कारक है, केतु ड्राइनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो आंखों में ड्राइनेस भी आ सकता है। इस समय आउटर सक्सेस से ज्यादा इनर अवेकनिंग का समय है ये, अगर जब केतु पर सूर्य ट्रांजिट करता है, वो भी मेष राशि में। तो अगर सही दिशा दी तो ये गोचर आपके लिए आध्यात्मिक रूप से काफी ऊपर उठा सकता है, लेकिन अगर गलत डायरेक्शन में गए, कंफ्यूजन में गए, तो ये थोड़ा सा आपको परेशान भी कर सकता है। गलत रास्ते पर भी, गलत रास्ते इन द सेंस की परेशानी का सबब बन सकता है। अब मेष लग्न में यदि राहु स्थित हो पहले से और उसी समय सूर्य मेष राशि में गोचर कर गया है या गोचर करे, तो आत्मा जो है सूर्य, वो माया, राहु को माया भ्रम से भी जोड़ते हैं। वो अत्यंत तीव्र और वोलेंटाइल टाइप का स्थिति बना देता है, संयोग बनाता है। सूर्य यहाँ उच्च का होकर के आत्मविश्वास देगा, ऑथोरिटी देगा आपको, पिता को नाम
पहचान भी देने की कोशिश करता है और बहुत तेजी से नाम बढ़ता भी है। जबकि राहु पर अगर ट्रांजिट हो जाता है असामान्य तरीके से, ये ऊंचाई दे सकता है या फिर अचानक फेम देगा या अचानक डिफेमिंग भी करा सकता है। इसके अलावा विदेश, राहु विदेश का कारक है, तो विदेश से भी कनेक्शन बना सकता है और डिजिटल ऑनलाइन क्षेत्रों में भी काफी उछाल दे सकता है, क्योंकि डिजिटल का कारक ही राहु है, ऑनलाइन का कारक ही राहु है। तो कारक तत्व के अनुसार सूर्य जो है वो सम्मान का, ईगो का, लीडरशिप देता है, जबकि राहु उस ईगो को एम्प्लीफाई करके कुछ बड़ा करने की तीव्र भूख पैदा देता है। राहु क्या है, कभी भी आपने पिक देखा होगा राहु का, तो खुला हुआ मुंह दिखता है, मतलब राहु एक भूख है, एक तृष्णा है। तो इससे व्यक्ति जो है रिस्क लेने लगता है और शॉर्टकट की ओर फिर झुकाव हो सकता है उसका। अचानक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन स्टेबिलिटी में कमजोरी रहेगी या स्टेबिलिटी नहीं के बराबर रहती है। सूर्य राहु का ग्रहण योग भी बन जाता है जब ट्रांजिट में दोनों मिलते हैं, तो ये ग्रहण योग भी बनाता है और ये ईगो को भी इम्बैलेंस कर देता है, गलत निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा देता है। साथ में ऑथोरिटी, सूर्य ऑथोरिटी है और राहु उसका एंटी प्लैनेट आ गया, तो ऑथोरिटी में टकराव, इमेज पर दाग लगने का भी खतरा बनाता है। अब प्रेम में भी धोखा, राहु धोखा भी तो है, तो प्रेम संबंधों में भी धोखा दे देगा, कंफ्यूजन दे सकता है या फिर बदनामी तक की स्थिति बनाने की स्थिति बना देता है। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। पिता या फादर फिगर से काफी मतभेद भी हो सकता है और उनके मतलब फादर के हेल्थ पर भी थोड़ा सा असर होता हुआ दिखाई देता है। हेल्थ में पित्त की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि लग्न है ना, 1 नंबर राशि काल पुरुष की कुंडली में पहले भाव में है, तो पहला भाव जैसे ही आएगा आप वहां पर कनेक्ट हो जाओगे। तो आपको चूंकि गर्म प्लेनेट भी है और राहु वायु तत्व का प्लेनेट है, तो अगर हम आग में हवा देंगे तो आग, अग्नि तेज होगी ना, अग्नि बढ़ेगी। तो यहाँ पर अग्नि बढ़ने से पित्त के साथ पित्त की प्रॉब्लम हो सकती है और एंजाइटी भी हो सकता है। साथ में बीपी की प्रॉब्लम, सूर्य सर दर्द का कारक है, सूर्य यहाँ पर पीड़ित हो जाएगा तो माइग्रेन का प्रॉब्लम, स्किन का, और सांस लेने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। जैसे राहु के कारण आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी आ जाए या किसी तरह की एडिक्शन की टेंडेंसी आ जाए, मेंटल जो है अनरेस्ट बढ़ सकता है। राहु भ्रम के साथ साथ एडिक्शन का भी कारक है, तो अपने कारक तत्व को तो कोई प्लेनेट नहीं छोड़ेगा ना। ट्रेवल हो सकता है व्हीकल और अचानक दुर्घटना, व्हीकल से और अचानक दुर्घटना से भी यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है अगर सन ट्रांजिट कर रहा है राहु पर। तो यह गोचर आपको आसमान तक उठा सकता है, क्योंकि राहु में लिमिट नहीं है। राहु और जुपिटर दोनों ही एक्सपेंशन के कारक हैं, लेकिन जुपिटर को पता है, ज्ञान का कारक है, तो उसको पता है कि हमें कितना एक्सपेंशन करना है ताकि हम टूटे नहीं। राहु को नहीं पता है, राहु इतना ज्यादा एक्सपेंशन करा देता है कि वो जैसे इलास्टिक टूट जाता है ना, उसी तरह टूट ही कर रह जाता है। तो यह गोचर आपको आसमान तक उठा सकता है और अचानक गिरा भी सकता है। तो मैंने पहले बताया कि राहु को पता ही नहीं है कहाँ जाके रुकना है, तो इतना फैला देगा कि वो आपको तोड़ के खत्म कर दे। सही दिशा, डिसिप्लिन और क्लियरिटी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब बात कर लेते हैं मेष लग्न में या मेष राशि में सूर्य हो और वहीं पर सूर्य का गोचर हो जाए तो हम क्या इसको समझेंगे। तो मेष लग्न में यदि सूर्य स्थित हो और उसी समय मेष राशि में सूर्य का ट्रांजिट भी हो जाए, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके नेम फेम को बढ़ाता हुआ ये दिखा रहा है, क्योंकि सूर्य खुद ही नेम फेम का कारक है, आंखों का कारक है। तो यहाँ पर सूर्य आया तो उसने टॉर्च जला दिया, तो आपका नेम फेम भी बढ़ सकता है और मतलब यह आत्मा पर प्रभाव भी बनाने लगता है, जिससे सबसे शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा इस समय बन जाती है। सूर्य यहाँ उच्च का होकर के मेष राशि में उच्च का हो जाता है और ये राशि किसकी है, मंगल की है। तो आत्मबल काफी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लीडरशिप क्वालिटी भी आपको मिलती है इस समय। ऑथोरिटी और पहचान भी आपको अपने पीक पर लेकर के जाता हुआ दिखाई देता है।
देता है। किसी का अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है और अगर दशांतर दशा सपोर्ट कर रही है, गो अहेड कर देती है, तो सूर्य पर सूर्य का ट्रांजिट जो है वो प्रमोशन का एग्जैक्ट टाइम भी बता सकता है। व्यक्ति की प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि लोग नेचुरली उससे अट्रैक्ट होते हैं और आपकी बात को महत्व भी देने लगते हैं। कारक तत्व के अनुसार पिता जो है सूर्य पिता का, सम्मान का, ईगो का, सरकार का भी कारक है और फेम का तो सबसे बड़ा कारक है। तो इस समय पिता से जुड़ी घटनाएं, उनके साथ संबंध में बदलाव या उनसे लाभ भी संभव है। इसके अलावा करियर में अथॉरिटी मिल सकती है, गवर्नमेंट का या फिर लीडरशिप क्वालिटी का, कंसल्टेंसी का या फिर पब्लिक डीलिंग। सूर्य को पब्लिक से भी तो जोड़ते हैं ना। राजा क्या करता है? सूर्य राजा है, तो राजा क्या करता है? पब्लिक से ही तो डीलिंग करता है ना, पब्लिक का ही तो देखभाल करता है। तो उसमें भी पब्लिक डीलिंग में राइज मिल सकती है। लेकिन सूर्य की अधिकता जो है, क्योंकि सूर्य पहले ही गर्म है, वहीं पर आ गया है सूर्य फिर से, तो थोड़ा सा गर्मी तो बढ़ेगी। तो इसके कारण यहाँ पर अहंकार हो सकता है और डोमिनेंस हो सकता है। मैं ही सही हूँ की भावना भी बढ़ती है, जिससे रिश्तों में टकराव और दूरी भी आती हुई दिखाई देती है। प्रेम संबंधों में ईगो क्लासेस हो सकता है और मैरिड लाइफ में भी डोमिनेंस काफी रहेगा। पति अगर है, पति के सूर्य पर सूर्य अगर गोचर कर रहा है तो वो कहेगा कि मेरी ही बात सही है और हमारी ही बात मानो। पत्नी के अगर है तो पति के साथ इसी तरह का करेगा। हेल्थ में पित्त अधिक बढ़ेगा और एसिडिटी पेट में जरूर होगी, क्योंकि गर्म प्लेनेट आ गया है लग्न में। बीपी की भी शिकायत हो सकती है और हेडेक या माइग्रेन का भी। आंखों का कारक भी है तो आई प्रॉब्लम भी दे सकता है। और हार्ट रीजन में स्ट्रेस थोड़ा बहुत समय है। तो यह समय आपको नेम, फेम और पहचान तो देने आया है। अगर आपने ईगो को बैलेंस कर लिया या ईगो को छोड़ दिया तो यह ट्रांजिट आपको लाइफ चेंजिंग सक्सेस दे सकता है। अब देख लेते हैं कि मेष राशि या मेष लग्न में अगर गोचर होता है चंद्रमा का, चंद्रमा बैठा है मेष राशि में या मेष लग्न में और तब उस पर सूर्य का ट्रांजिट होता है तो क्या प्रभाव देता है। देखिए, चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य है जो आत्मा का कारक है। तो मन और आत्मा दोनों ही इस समय संतुष्ट होती है। माता और पिता, चंद्रमा को माता से देखते हैं और सूर्य को पिता से देखते हैं, तो माता पिता में भी इस समय बनना शुरू हो जाएगा। हालांकि छोटे मोटे मतभेद होंगे, लेकिन फिर भी तो मेष लग्न में यदि चंद्रमा स्थित है और उसी समय सूर्य भी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जैसे कि अभी कर रहे हैं, तो यह मन और आत्मा का सीधा सक्रिय संयोग बनाता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सूर्य यहाँ उच्च होकर के आत्मबल देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं और लीडरशिप क्वालिटी को इनहेंस कर देते हैं और निर्णय क्षमता भी आप में इतनी तेजी से बढ़ता है। जबकि चंद्रमा जो है भावना का कारक है, मन और माता का कारक है, मानसिक सोच का कारक है, मानसिक अनस्टेबिलिटी का भी कारक माना जाता है, क्योंकि मन कभी स्थिर रहने ही नहीं देता। चंद्रमा कभी अपने एक साइज में रहता है, कभी इतना पतला हो जाएगा, कभी उग ही नहीं रहा है, कभी 2 घंटे उग रहा है, कभी पूरा चांद उग रहा है, कभी आधा चांद उग रहा है। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है इसमें, हमेशा ये चेंज होता रहता है। तो उसी तरह भावनाएं भी तो हमारी चेंज होती रहती है ना। आज हम कुछ सोच रहे हैं, कल हम कुछ दूसरा सोचते हैं, परसों कहेंगे कि नहीं ये दोनों जो सोचा वो गलत था, अब हम कुछ और सोचते हैं। तो इस तरह से मेंटल स्टेबिलिटी को थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत देता है। तो चंद्रमा मैं बता चुकी हूँ, इस कारण से व्यक्ति के अंदर जबरदस्त ऊर्जा तो आती है, लेकिन वो अपने इमोशनल ड्राइव के साथ जो है इस ऊर्जा को कम करने लगता है। अब कारक तत्व की बात करें तो कारक तत्व के अनुसार सूर्य जो है पिता का, ईगो का कारक है और अथॉरिटी को भी सक्रिय करता है, जबकि चंद्रमा माता का, मन का और भावनाओं का कारक है। इसलिए माता पिता दोनों के साथ कुछ न कुछ घटनाएं होंगी। अभी मैंने बोला कि प्यार से भी रह सकते हैं, साथ में उतार चढ़ाव भी आ सकता है और उनसे जुड़े हुए कोई निर्णय भी सामने आता हुआ दिखाई देता है। व्यक्ति खुद को साबित करने के लिए बहुत मोटिवेट रहेगा, लेकिन इमोशनल इम्पल्सिवनेस के कारण जल्दबाजी में वो फैसला ले सकता है। प्रेम संबंधों में गहरी फीलिंग तो होगी, क्योंकि प्रेम किसी न किसी तरह से हम चंद्रमा को भी और शुक्र को प्रेम का कारक मानते हैं।
कलाओं का स्वामी है ना ये। तो एक कला तो प्रेम का भी हो गया। तो प्रेम संबंधों में गहरी फीलिंग तो रहेगी, लेकिन मूड स्विंग होगा। अभी मैं पहले ही बताई हूँ कि चंद्रमा कभी स्टेबल नहीं रहता, वो अपने एक रूप में 1 महीने बाद आता है। तो उसी तरह इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहेगी, और साथ में रिएक्ट करने की क्षमता और गुस्सा बढ़ने की क्षमता भी आपकी आ जाएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग या दूरी भी बन सकती है प्रेम संबंधों में। मैरिड लाइफ में भी इमोशनल इम्बैलेंस दिखता है। हेल्थ में भी अब तो 12 राशियों को पित्त देगा, जो जिस चीज का कारक है वो तो देगा ही ना। तो एंजाइटी, बीपी, हेडेक, चेस्ट का भी हेवीनेस दे सकता है, चेस्ट में भी आपको हेवीनेस दे सकता है। और स्लीप डिस्टरबेंस भी हो सकती है, क्योंकि ठंडा गर्म दोनों मिल गया ना। चंद्रमा ठंडा प्लेनेट है और सूर्य गर्म है। अगर हम ठंडा और गर्म दोनों को करते हैं तो क्या होगा? आग को, सूर्य अग्नि है ना, और चंद्रमा पानी। अगर हम डालते हैं अग्नि पर पानी तो भाप बन करके उड़ेगा। तो मतलब है कि सोने में डिस्टरबेंस, और माइंड जो है वो काफी रेस्टलेस भी हो सकता है। गर्म पानी से ज्यादा नुकसानदेही भाप होता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो यह समय आपको भीतर और बाहर दोनों स्तर पर मजबूत बनाने आया है ये समय। और अगर आप अपने मन को स्थिर रखेंगे तो यह ट्रांजिट आपको बड़ी सफलता और क्लैरिटी भी दे सकता है। अब बात करते हैं कि मेष लग्न में या मेष राशि में अगर गोचर, चंद्रमा का तो मैंने अभी बता ही दिया। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि चंद्रमा सूर्य जब भी मिलते हैं तो कहीं ना कहीं अमावस्या दोष बन जाता है। तो चाहे तो ट्रांजिट में बने, या ट्रांजिट ही तो जन्म के समय, अगर कोई बच्चा ऐसे समय में जन्म लेता है तो उसकी कुंडली में अमावस्या दोष भी हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि यह मानसिक क्लैरिटी को कम कर देता है और कंफ्यूजन बढ़ा देता है। अमावस्या के दिन जन्मे बालक जो होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। उनको हमेशा कंफ्यूजन, हर बात में कंफ्यूजन रहता है। और डिसीजन भी ले लेंगे तो उनको लगेगा कि पता नहीं सही किया कि नहीं किया। अगर सही हो गया भी तो लगेगा कि और सही हो सकता है, मेरे वजह से ये गलत हो गया, ये डिस्टर्ब हो गया। डिसीजन लेने में भी गलती हो सकती है। और इमोशनल डार्कनेस तो हमेशा ही रहता है इन लोगों को। एनर्जी लो रहेगी और डायरेक्शन लेस काफी फील कर सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल साधना से या फिर मेडिटेशन है, इनर रेस्ट के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल होता है अगर ये सब चीजें आप करते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये गोचर आपको बाहर से पावरफुल और अंदर से सेंसिटिव बनाता है। अगर आपने मन को कंट्रोल कर लिया तो यही ट्रांजिट आपको क्लैरिटी भी देगा, सक्सेस भी देगा और इनर स्ट्रेंथ भी देगा। अब मेष राशि या मेष लगन हो और वहां पर सूर्य ट्रांजिट कर रहा है, और वहां पर पहले से अगर मंगल हो तो 2 ग्रह आ गए। एक तो मंगल राशि भी मेष राशि गर्म राशि हो गई, और मंगल भी अपने आप में काफी गर्म प्लेनेट माना जाता है वो, और सूर्य भी, राजा भी आ गया और मंत्री भी आ गया। तो यहाँ पर गर्माहट ज्यादा हो सकती है। ये दोनों मिलने से, सूर्य मंगल के मिलने से जिन लोगों के कुंडली में हार्ट अटैक का या फिर हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम का योग है, और ये अगर छठे भाव में मेष राशि बन गया और वहां ट्रांजिट हो गया तो फिर अटैक आने का भी ये संयोग बना देता है। अग्नि तत्व है और डबल एक्टिवेशन हो गया यहाँ पर, तो ये शक्तिशाली योग बन जाता है। मंगल जो है अपनी ही राशि में होकर के आकर के आपको साहस दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है और इनिशिएटिव पावर दे रहा है। और एक्शन को, तो एक्शन के नाम से तो मंगल को पहले जानते हैं हम, तो एक्शन को काफी मजबूत कर देता है। और यहाँ पर सूर्य भी उच्च होकर के आया है, नीच होकर के नहीं आया है कि वो आपके कॉन्फिडेंस को नीचे करेगा। एक तो आपका करेज पहले से है, मंगल है लग्न में, तो ऊपर से सूर्य आके टॉर्च जला दिया तो ये आपको आत्मबल भी दे दिया, ऑथोरिटी और ईगो तो बहुत ज्यादा दे दिया। लीडरशिप भी आपके चरम पर चला जाएगा, हर बार आप हर जगह लीडर ही करते चले जाओगे। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अंदर अभी और यही जीतना है, अभी जीतना है और यही चीज जीतना है, ऐसी जिद हो जाती है। जैसे एक तरह से तीव्र ड्राइव पैदा हो जाता है, रिस्क लेने की क्षमता। मंगल तो रिस्क लेने की क्षमता देता ही है, कल मैंने बताया था मेष राशि के एट्रीब्यूट। उसी तरह कॉम्पिटिटिव काफी बना देता है और कार्य की गति को
कई गुना बढ़ा देता है। कारक तत्व के अनुसार सूर्य पिता, सम्मान, शासन का कारक होते हैं, जबकि मंगल भूमि, साहस, रक्त और भाई का कारक होता है। इसलिए पिता को अथॉरिटी मिल सकता है। अथॉरिटी में ईगो क्लासेस भी हो सकता है और भाई सहयोगियों से टकराव भी संभव है। करियर में लीडरशिप रोल मिल सकता है। पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। अगर कोई पॉलिटिक्स की तैयारी कर रहा है, पॉलिटिक्स में किसी को जाना है, तो ये गोचर आपको फाइनल एक्टिवेशन दे देगा, गो अहेड बता देगा। सेना में जाना चाह रहे हैं या कुछ पुलिस में जाना है और ये ट्रांजिट हो गया और दशा ने बता दिया, तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। साथ में स्पोर्ट्स में, टेक्निकल में या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप आराम से जा सकते हैं। आपको बहुत बड़ा पुश मिल सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में गुस्सा आ सकता है और डोमिनेंस तो आप में पहले से है, अभी और बढ़ गया। इम्पेशंस से विवाद भी बढ़ सकता है और मैं ही सही हूँ वाली एटीट्यूड जो है वो रिश्तों को नेस्तनाबूद भी कर सकती है। स्वास्थ्य में पित्त अत्यधिक बढ़ेगा, जलन हो सकता है, बीपी, एसिडिटी, ये सब तो ब्लड का प्रेशर, ब्लड प्रेशर का कारक भी मंगल और सूर्य दोनों है। चोट है, किसी तरह का कोई जलन, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि और दोनों प्लेनेट अग्नि तत्व के, तो बर्न भी हो सकता है। एक्सीडेंट का भी और सर्जरी के योग भी बन सकते हैं। अगर कुंडली में योग है तो ये ट्रांजिट उसको एक्टिवेट कर देगा। इसलिए व्हीकल और शार्प ऑब्जेक्ट से, एक तो व्हीकल से सावधान रहिए क्योंकि एक्सीडेंट का डर है। दूसरा शार्प ऑब्जेक्ट, कुछ भी चाकू छुरी से जो इस्तेमाल करते हैं बहुत सोच समझ के कीजिए, यहाँ पर चोट लगने की भी संभावना बढ़ती है। अब ट्रांजिट आपको अनस्टॉपेबल बना सकता है, इतनी ज्यादा एनर्जी दे देगा आपको कि आप रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। एक काम खत्म किया, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म किया, तीसरा शुरू। अगर आपने क्रोध और जल्दबाजी से को कंट्रोल कर लिया, मतलब क्रोध तो देगा ही दोनों प्लेनेट, और जल्दबाजी को भी कंट्रोल कर लिया, तो यह समय आपको बड़ी जीत भी दे सकता है और लीडरशिप भी दिला सकता है। जो लोग राजनेता बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा है। अब मेष लगन में यदि बुध स्थित हो और उसी समय सूर्य भी मेष राशि में गोचर कर जाए, तो यह बुद्धि और आत्मबल की तीव्र सक्रियता को तीव्र सक्रिय हो जाता है या कई के संयोग बना देता है। सूर्य यहाँ पर ऊंचे होकर के आता है तो कॉन्फिडेंस, ऑथोरिटी सब देगा, डिसीजन पावर और सेल्फ एक्सपेंशन भी आपको देता है, जो आपके पीक पर लेकर के जाएगा। जबकि बुध बुद्धि का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, कैलकुलेशन का भी कारक है, लॉजिक को भी हम बुद्धि से जोड़ते हैं और व्यापार को तो सबसे ज्यादा जोड़ते हैं। तो इस समय व्यक्ति को बोलने की क्षमता काफी अच्छी रहेगी। दूसरे आप जो भी बात करेंगे उससे लोग आपसे अट्रैक्ट रहेंगे। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर है कि ऑथोरिटी का कारक है ना सूर्य, तो बोलने में आप ऑथोरिटी वाला बात करने लगेंगे और जिससे भी बात करेंगे एक हक से, मालिकाना हक की तरह से बात करेंगे, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टरबेंस कर सकता है। इस कारण से बोलने की क्षमता जो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। पावर को थोड़ा बात कीजिए, अच्छे से बात तो हर कोई सुनना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती करने पर फिर दिक्कत हो जाएगी। अब ये जो है आपको एनालिटिकल पावर भी देता है और डिसीजन जो आप लेते हैं उसको काफी स्पीड, गति से लेने की क्षमता को बढ़ा देता है। खास तौर से अगर आप कंसल्टिंग का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, टीचिंग में क्या होता है, बोलने का ही तो काम होता है। पढ़ाते कैसे हैं, बोल करके और हाथ से एक्शन करके पढ़ाते हैं। तो टीचिंग में मार्केटिंग को भी थर्ड हाउस के कारक होते हैं बुध, तो मार्केटिंग को भी, और बुध खुद अपने आप में मार्केटिंग का, बुध भी मार्केटिंग का कारक है। तो बिजनेस में यह समय ग्रोथ देने वाला हो सकता है। राजा आ गया ना, राजा का सपोर्ट मिल गया। आप बिजनेस तो करते हैं लेकिन आपको राजा का सपोर्ट मिल गया तो आप आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन सूर्य की प्रबल अग्नि के कारण कई बार कल 12 डिग्री के आसपास अगर आ जाएगा तो बुध कंबस्ट भी हो जाता है। तो बुध कंबस्ट होने से क्या होगा कि क्लैरिटी काफी प्रभावित हो जाएगी। व्यक्ति जल्दी जल्दी बोल सकता है, बिना सोचे समझे बोल सकता है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस आने के चक्कर में गलत शब्द का प्रयोग कर सकता है, जिसके कारण, या फिर वो तो मैथ का भी कारक है तो कैलकुलेशन में ही गलत कर देगा।
अस्त बुध अगर हो जाता है तो कैलकुलेशन में ही गलत कर देगा पूरा, जहाँ लाख की बात है वहाँ करोड़ लिख देगा, करोड़ की बात है तो लाख में। तो जो सीए है अकाउंट्स में, उनके लिए ये गोचर सावधानी ये बताता है कि आप कैलकुलेशन को बिल्कुल सही तरीके से करें। आप पिता जो है वो सूर्य से जोड़ते हैं, पिता को, सम्मान को, अथॉरिटी को, जबकि बुध को मित्र से, कम्युनिकेशन से और स्किल से जोड़ते हैं। इसलिए बॉस या फिर किसी सीनियर से बातचीत हो सकती है, या फिर ईगो क्लास भी हो सकता है, और कलीग जो होते हैं उनसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता हुआ दिखता है अगर ये ट्रांजिट बुध पर सूर्य का आ जाए। हालांकि दोनों मित्र हैं, फिर भी अस्त होने के बाद की बात कर रही हूँ। प्रेम संबंधों में कम्युनिकेशन में गैप हो सकता है, या तर्क वितर्क भी हो सकता है, या फिर हार्ट टोन से कुछ न कुछ दूरी भी आ सकती है। स्वास्थ्य में तो सबको ही पित्त बढ़ने के साथ साथ, देखिए बुध स्किन का भी कारक है और नर्व का भी कारक है, तो दोनों इफेक्ट हो जाएगा अगर अस्त हो जाता है बुध। तो स्पीच में भी प्रॉब्लम आ सकती है और हेडेक और एंजाइटी भी आ सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह ट्रांजिट आपको बोलकर जीत दिला सकता है। अगर आपने शब्दों और ईगो को कंट्रोल कर लिया तो यह समय आपकी बुद्धि और पहचान दोनों को आगे लेके चलेगा। पहचान क्या है? सूर्य है, और बुद्धि है बुध। तो बुद्धि को पहचान दिलाएगा कब? जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे। अब अगर बात करें कि अगर मेष लगन में या मेष राशि में गुरु हो और तब सूर्य का ट्रांजिट हो जाए तो क्या होगा? तो मेष लग्न में या मेष राशि में यदि गुरु स्थित हैं तो उसी समय सूर्य मेष राशि में आकर के गोचर कर जाता है, तो फिर वो टॉर्च जला देगा। तो इससे आत्मबल और ज्ञान गुरु ज्ञान का कारक है। स्पीच का कारक, देखिए अंतर समझिए, स्पीच का कारक है मरकरी और ज्ञान का कारक है गुरु। अगर दोनों कंबाइंड हो जाए तो जो बात करेगा, जो स्पीच होगा, उसमें ज्ञान झलकता है। देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर आत्मबल जो है बढ़ जाएगा और गुरु का जो ज्ञान है वो भी काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अत्यंत शुभ और बहुत ज्यादा अच्छा संयोग माना जाता है। और साथ में यहाँ पर सूर्य जो है ऊंच होकर के आपको कॉन्फिडेंस, ऑथोरिटी, जो भी ब्ला ब्ला मैंने बताया वो सब दे रहे हैं। तो ये सब एकदम पीक पर लेकर के जाएंगे। जबकि क्योंकि गुरु मैंने पहले भी बताया एक्सपेंशन का कारक है, तो जैसे ही सूर्य आएंगे तो इन सब चीजों में जो सूर्य का कारक तत्व है उसको बढ़ा देंगे, एक्सपेंशन देने लगेंगे। तो जब गुरु बुद्धि, धर्म और मार्गदर्शन, साथ में गुरु का आशीर्वाद को भी एक्सपेंशन करना शुरू कर देंगे। इस कारण से व्यक्ति के अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, दूरदर्शिता और गाइडेंस भी देने की शक्ति मिलने भी लगेगा और बढ़ भी जाएगी। कारक तत्व के अनुसार सूर्य पिता सम्मान और गवर्नमेंट का कारक है, ऑथोरिटी का कारक है, जबकि गुरु ज्ञान, सलाह और कंसल्टेंसी का कारक है, बच्चे का भी कारक माना जाता है, और सबसे ज्यादा भाग्य और फ्यूचर दोनों का कारक माना जाता है। इसलिए पिता को किसी मेंटर से लाभ हो सकता है, आपको भी मिल सकता है, किसी तरह का कोई गाइडेंस मिल सकता है, इसके माध्यम से अवसर मिलने के भी योग बन जाते हैं। टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी जो गुरु संबंधी काम है, कंसल्टेशन का, लॉ का, एडवाइजरी का, जो भी है, पढ़ाई का, कॉलेज के चाहे प्रोफेसर हो, टीचर हो, वो कुछ भी पढ़ाते हो, तो यहाँ पर नाम और सम्मान मिल सकता है और रिकॉग्नाइजेशन भी मिल सकता है। लेकिन सूर्य की तीव्रता के कारण कभी कभी मैं ही सही हूँ ऐसी भावना भी आ जाती है। देखते हैं घर में या बाहर में कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही, मतलब समझ जाइए कहीं न कहीं सूर्य इनका पीड़ित है। लेकिन सूर्य की तीव्रता के कारण कभी कभी ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। मोरल जो है सुपरलेटिव डिग्री का दिखने लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है, जिससे कि ईगो क्लास संभव है। आजकल मैं पहले बताती हूँ, कोई सुनना चाहता नहीं है, महतो बन के कोई सुनाइएगा तो फिर लड़ाई होगी। तो प्रेम और वैवाहिक जीवन में काफी एक्सपेक्टेशन जो है वो काफी हाई होने से पार्टनर के साथ यहाँ पर मतभेद हो सकता है। लेकिन समझदारी से, अगर गुरु समझदारी भी है तो ज्ञान का कारक है, तो समझदारी से इसको संभाला जा सकता है। स्वास्थ्य में पित्त तो सभी को बढ़ेगा। गुरु का जो कारक है वो लीवर है, वेट गेन है, या फिर बीपी को भी कहीं ना कहीं देखते हैं, और सूर्य का भी एसिडिटी, बीपी हो गया, और फैट मेटाबॉलिज्म जो है
वो काफी बढ़ जाता है या इस तरह का इशू दिखने लगता है। गुरु और सूर्य का जब भी किसी को भी देखिए, अगर कुंडली में भी है, नेटल कुंडली में, तो गुरु सूर्य का मिलन एक वरदान तो है, लेकिन वेट गेन की टेंडेंसी देता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि यह ट्रांजिट आपको ज्ञान के साथ पहचान देने के लिए आया है। अगर आपको विनम्रता बनाए रखना है, मतलब अगर बना के रखा, तो यह समय आपको सम्मान भी दे सकता है, ग्रोथ भी दे सकता है, लॉन्ग टर्म का सक्सेस भी दे सकता है। और नहीं बनाए तो इन सब चीजों में कमी कर सकता है। अब देखते हैं कि मेष लग्न हो या मेष राशि हो और सूर्य गोचर कर रहे हो शुक्र पर, तो शुक्र क्या है? शुक्र वैवाहिक जीवन का सुख है, लग्जरी है ना, तो इन चीजों में बढ़ोतरी दे देगा। तो मेष लग्न में यदि पहले से शुक्र बैठा हुआ है और उसी समय सूर्य मेष राशि में आ जाते हैं, गोचर कर लेते हैं, तो यह सुख सौंदर्य को बढ़ाता है, आत्मविश्वास भी आ जाएगा, हम भी आ जाएगा, और साथ में तीव्र संवेदना भी आपके अंदर आ जाती है। सूर्य यहाँ उच्च का होकर के ऑथोरिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है, ये सब चीजें ठीक है, काफी आपके रिकॉग्नाइजेशन को भी पीक पर लेकर जाता है। जबकि शुक्र यहाँ प्रेम का, आकर्षण का, कला का, लग्जरी का, रिलेशनशिप का है, तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी सुधरती हुई दिखाई देने लगती है। लेकिन सूर्य की अग्नि बहुत प्रबल होती है, और तो कई बार कुछ डिग्री के अंतर पर आने पर सूर्य कंबस्ट हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। अगर अस्त हो जाते हैं तो महिलाओं के लिए ये हेल्थ का इशू बना सकता है, जिसके कारण कारक भी प्रभावित हो जाएगा। इस समय व्यक्ति की पर्सनालिटी मैग्नेटिक काफी बन जाती है, पब्लिक इमेज में भी आदमी जाता है। हीरो हीरोइन अगर है तो उसका भी समय सही है, मतलब स्क्रीन से जुड़ा हुआ जो भी काम है, मीडिया है, ब्यूटी है, फैशन है, क्रिएटिव फील्ड है, इसमें विजिबिलिटी बढ़ती है और फेम मिल सकता है। फाइनेंस, जैसे फाइनली देखिए शुक्र जो है लग्जरी का कारक है। अब सूर्य आ गए, टॉर्च जला दिए शुक्र को, तो यहाँ पर लग्जरी भी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ब्रांड वैल्यू भी बढ़ रहा है आपका। लेकिन सेविंग पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र और सूर्य दोनों एंटी प्लेनेट है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं, थोड़ा सा सेविंग को उथल पुथल कर सकते हैं। कारक तत्व के अनुसार अगर देखें तो सूर्य पिता का, ईगो का, सम्मान का कारक है, जबकि शुक्र पत्नी का, प्रेम का, सुख का, वाहन का। तो इसलिए लव लाइफ में अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्शन को भी बढ़ाएगा, और सूर्य जो है अपना कारक तत्व तो छोड़ेगा नहीं, तो ईगो क्लासेस भी हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है और हिडन इशू सामने आ सकता है। अब मैरिड लाइफ में भी कोई छोटी मोटी तकरार हो सकती है। ऐसे तो मैरिड लाइफ में सबके ही दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा टकराव दिखता हुआ महसूस होता है। कभी कभी इमेज पर या रिलेशनशिप को लेकर के बदनामी का भी या कंट्रोवर्सी का भी योग बन जाता है। अब इस समय में मान लीजिए कोई हीरो हीरोइन मिलते हैं, प्यार मोहब्बत है, तो उस समय थोड़ा सा पब्लिक लोगों के सामने एक्सपोज होने का भी टाइम ज्यादा रहता है। स्वास्थ्य में तो सबको ही पित्त की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव इशू हो सकता है। अगर शुक्र अस्त हो गए हैं तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव इशू को बना देंगे। शुगर क्रेविंग भी बना सकते हैं, मेन कारण जो है शुक्र ही है शुगर का। और आंखों में, आई में इरिटेशन हो सकता है। कुल मिला के देखा जाए तो यह ट्रांजिट आपको चार्म और फेम दोनों दे सकता है जो शुक्र का है। और अगर आपने ईगो और डिजायर्स को बैलेंस कर लिया तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है, रिश्ते भी अच्छे हैं, लग्जरी भी बढ़ेगा और सफलता दोनों साथ साथ चलेंगे आपके। लेकिन अगर थोड़ा सा ईगो में आ गए तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। अब देख लेते हैं कि अगर लग्न में शनि हो और सूर्य है, दोनों ही एंटी प्लेनेट आ गए, एक ठंडा है और दूसरा गर्म है, तो क्या होगा ये देख लेते हैं। तो मेष लग्न में यदि शनि स्थित हो गया, अच्छा है, दूसरी बात है कि शनि अंधेरा है, शनि को डार्कनेस से जोड़ते हैं और सूर्य को प्रकाश से जोड़ते हैं, ये भी अंतर आ गया। तो मेष लग्न में यदि शनि स्थित है और उसी समय सूर्य भी मेष राशि में ट्रांजिट कर गए हैं, तो ये आत्मबल और कर्म की परीक्षा का सीधा टकराव होना शुरू हो जाएगा। या मतलब सूर्य यहाँ पर ऊंचो करके ऊंचो हो गया है तो ईगो को बढ़ाएगा, ऑथोरिटी को भी बढ़ाएगा,
और कॉन्फिडेंस भी बहुत तेज कर देगा, लेकिन यहाँ निर्णय की क्षमता को भी बढ़ाता है। जबकि शनि जो है वो धैर्य, अनुशासन, अब देरी का कारक है। एक कह रहा है जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, और दूसरा होने ही नहीं दे रहा है काम को। तो यहाँ पर थोड़ा सा इम्पेशंस बना सकता है, देरी लगा सकता है। कर्मफल और ग्राउंड रियलिटी को दर्शाता है, ये दोनों मिलते हैं तो इस समय व्यक्ति के अंदर तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता या रुक के दो ही बातें होंगी, या तो तेजी से आगे बढ़ेगा या रुक कर सोचने के बीच में लगातार संघर्ष रहेगा। मन कहेगा कि रुक जा, पेशेंस रखो, शनि काम करता है। कभी सूर्य आएगा तो लगेगा कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सब सही है, आगे बढ़ते हैं। तो कारक तत्व के अनुसार पिता के कारक हैं, सूर्य जो कारक है सम्मान का, गवर्नमेंट का और बॉस का कारक है। जबकि शनि कर्म, मेहनत और हड्डियों के भी कारक हैं। दंड देते हैं ना, दंड के सबसे बड़े कारक हैं। तो संघर्ष भी है। यदि बॉस और अथॉरिटी से ईगो क्लैशेज हुआ तो काम में प्रेशर आ जाएगा, डिले आ जाएगा और बार बार टेस्ट की स्थिति बन सकती है। मतलब करियर के लिए थोड़ा सा प्रमोशन के भी योग है, नो डाउट, लेकिन बॉस से कॉन्फ्लिक्ट के भी योग है। मेहनत, शनि मेहनत कराता है तो मेहनत भी करना पड़ सकता है बहुत ज्यादा, लेकिन फल जो है वो एकदम से तेजी से नहीं मिलेगा, स्लो। शनि स्लो प्लेनेट है ना, तो धीरे 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 देगा। रिश्तों में ठंडापन, कूल प्लेनेट है तो रिश्तों में ठंडापन देंगे, दूरी भी देंगे और इमोशनल डिस्कम्फर्ट भी लेकर के आएंगे, आपको महसूस होगा। जब भी शनि पर सूर्य ट्रांजिट करेगा आपको ये चीजें महसूस होगी। स्वास्थ्य में पित्त के साथ साथ शनि के कारण ज्वाइंट पेन भी बढ़ता हुआ दिखेगा, बोन की प्रॉब्लम भी दिखेगी, नर्व में वीकनेस, मसल में वीकनेस, थकान बड़ी जल्दी हो जाना और मोबिलिटी इशू, मतलब जो स्टिफनेस की प्रॉब्लम होती है ना, जो चलते फिरते सफर में परेशानी होती है, उस तरह का दिखाई देगा। और ट्रैवल और रूटीन में सावधानी जरूर रखें, क्योंकि ट्रैवल करेंगे तो वहां पर थोड़ा सा पीड़ा मिल सकती है। रूटीन में शनि रेगुलर रूटीन को बोलता है ना, रूटीन छठा भाव के रूटीन का, शनि भी 6, 8, 12 के खुद ही कारक हैं। तो रूटीन में आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। पता तो सबको होता है कि किसको क्या करना है, लेकिन कब करना है और कैसे करना है, किस समय करना है, इसी बात को ज्योतिषी बताता है। हर समय आप अगर हर उपाय करते हैं तो फायदा थोड़ी ना करेगा, वो तो टेलर मेड रेमेडी बनानी पड़ती है, जो एस्ट्रोलॉजर ही बनाएगा, वो भी ढंग का एस्ट्रोलॉजर अगर कोई मिला तो कुल मिला के देखा जाए कि यह ट्रांजिट आपको डिसिप्लिन और मैच्योरिटी सिखाने के लिए आया है। अगर आपने ईगो कंट्रोल कर लिया और पेशेंस रखा, शनि पेशेंस बोलता है ना, तो पेशेंस रख लिया तो यही समय आपको ईगो टर्म स्टेबल सक्सेस और फिर मजबूत एक पहचान भी दे सकता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा पेशेंस नहीं रखा तो यहाँ पर चीजें दिक्कत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही डीप और सटीक जीवन के लिए प्रेडिक्शन, जीवन से जुड़े ज्योतिषीय विश्लेषण आपको लगातार मिलते रहें, तो अभी मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद यहाँ आपको हर गोचर, हर राशि, हर ग्रह का ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपको सही दिशा देगा, जो सुनने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी आपकी जिंदगी में सही निर्णय के लिए भी अच्छा रहेगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लगातार देखिए और सीखते रहें, क्योंकि यही समय पर सही समय पर सही ज्ञान आपकी किस्मत को बदल सकता है। और अगर आपने पर्सनल कुंडली दिखानी है और सटीक मार्गदर्शन चाहिए, बिल्कुल कुंडली का अलाइनमेंट कराना है, तो आप मुझसे सीधे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और मैं आपकी स्थिति को समझ करके आपको क्लियर डायरेक्शन भी दूंगी। इसके अलावा आपको कस्टमाइज स्मेल भी दिया जाएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो लगातार देखते रहें और मुझसे सीखते रहें, क्योंकि यही समय पर सही गाइडेंस, सही समय पर सही गाइडेंस ही आपकी किस्मत को बदल सकती है। अगर आपकी सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, जहां मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। ज़रूरत पड़ने पर आपको कस्टमाइज स्पेल भी दूंगी और जो आपकी प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकता है, जो स्पेशली आपकी कुंडली के लिए तैयार किया गया है। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और कल मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट पर फिर से आपसे मिलूंगी। नमस्कार।